ओके, सो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि एक कंप्लीट यूनिट है। और ये जो यूनिट है ये लास्ट यूनिट है क्लास 11th की। और इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी वीडियोस देखेंगे। देखेंगे कि आखिर हर एक सिस्टम कैसे काम करता है और कौन सी सिस्टम किस तरह से दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। खैर, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो जैसे कि एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले ही जब आप पेज खोलते हैं तो किसी की फ़ोटो आती है और पहले चैप्टर कवर और फिर किसी की फ़ोटो आती है। तो वो किस इंसान की फ़ोटो है या क्यों इतना अहम है हमारे लिए वो हम जानेंगे। खैर, जो चैप्टर्स कवर करने हैं हमको इसमें, वो आपके हैं टोटल 7 चैप्टर्स जो कि 11th क्लास में दे रखे हैं। ये सारे के सारे चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड तो ज़रूर हैं और इन सब का रोल है। अदरवाइज़ अगर एक इंडिविजुअल है उसको अपने पूरी बॉडी का रेगुलेशन के लिए इन सब प्रोसेसेस के थ्रू होके गुज़रना पड़ता है, ठीक है? तो डाइजेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन करके पहला चैप्टर है। फिर आता है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, excretory products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination and last आता है chemical coordination and integration। तो जैसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम कुछ खाना खाएँगे तो वो खाना खाने के बाद हम क्यों खा रहे हैं? ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, उससे हमें एनर्जी मिल सके। तो एनर्जी मिलने के लिए खाने का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। तो वो जो ब्रेकडाउन होता है खाने का, उसी को हम देखेंगे कि आखिर ये खाने का ब्रेकडाउन कैसे होता है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से खाने का ब्रेकडाउन होता है। और अगर खाना ब्रेकडाउन हो भी गया तो इसका आगे यूटिलाइज़ेशन कैसे होगा? किस तरह से ये वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इसे पहुँचना है? क्योंकि खाना पेट में है, पेट तक पहुँचा, पेट में तो उसका यूज़ नहीं है ना, हो सकता है आपकी बॉडी के किसी और सेल को उसका यूज़ हो, तो वहाँ तक उस खाने को पहुँचना होगा। तो वो चीज़ हम देखेंगे किस तरह से वो खाना वहाँ तक पहुँचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसा एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल या कोई एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो खाने को वहाँ तक पहुँचाए। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम उसको जानेंगे। साथ ही साथ में ये जानना है कि अभी खाना पहुँच गया है, तो इस खाने को डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ेशन के लिए किस तरह से ये डाइजेशन और रेस्पिरेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है। आखिर क्यों हमको ऑक्सीजन लेनी होती है ब्रेकडाउन के लिए और क्या उसका रोल होता है एटीपी के बनने में। तो वो चीज़ें देखेंगे हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ में और किस तरह से वो जो साँस हम लेते हैं, जब हमारी नाक से गई साँस और पूरी वो सिस्टम है अपना, तो जाने के बाद किस तरह से लंग्स तक पहुँची और लंग्स में पहुँचने के बाद कैसे वाप वो जो एयर है वो भी आपकी बॉडी के फ्लूइड में एब्ज़ॉर्ब हुई और कौन एक ट्रांसपोर्ट है, कैरियर कौन है, इस ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है। हालाँकि बहुत सारे लोग को नाम पता होगा हीमोग्लोबिन का, बट क्या तो उसको पर्टिकुलरली कैसे करता है, उसको थोड़ा और डिटेल में भी जानेंगे। ठीक। और इसके बाद जो आता है कि काफ़ी सारी आपने चीज़ें ले ली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज़ कर सकती है, अगर वो ज़्यादा देर तक स्टे करे, ठीक? तो उन चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करना भी ज़रूरी है। तो वो एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो एक पूरा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, तो उसका पूरा रोल और उसका पूरा मैकेनिज़्म समझेंगे इस चैप्टर में। फिर आता है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें ये थोड़ा-सा आसान सा चैप्टर माना जाता है। हालाँकि कुछ लोग को इसमें मूवमेंट वाला चैप्टर थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम वाला जब पार्ट आता है तो। तो ख़ैर उसको हम समझ लेंगे, बाकी थोड़ा बहुत हड्डी-वड्डी की बातें हैं कि हड्डी कौन-कौन सी होती हैं, कहाँ होती है, कैसे होती है, क्यों 300 हड्डी होती हैं, क्यों 206 कैसे हो जाती हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। खैर, इसके बाद है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लास्ट के दोनों चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें ऊपर आपकी चल रही हैं, इसमें कहीं न कहीं इन दोनों चैप्टर का रोल है। क्यों कि किस तरह से आपकी बॉडी में कब क्या होना है, तो कुछ चीज़ें आप अपनी मतलब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में आपका अपना हिसाब नहीं चलता, जो कि बॉडी खुद डिसाइड करती है। जैसे कि आप नहीं चाहें कि आपको काँपें, ठंड लग रही है, लेकिन कई बार तो आप खुद से काँपेंगे। अगर ठंड लग रही है तो ऑब्वियसली तो ये बॉडी ने खुद डिसाइड किया कि खुद कोप अप करने के लिए सिचुएशन से डिसाइड किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कैसे कोऑर्डिनेट होती हैं। अगर आपको आप चाहे भूखे रहना रह सकते हैं, लेकिन आप चाहे भूख ही ना लगे,
ये तो नहीं कर सकते ना, भूखे मत रहिए, रोज़ा रख लीजिए, भूखा रहिए, लेकिन इसके बाद आपको एक टाइम तो ऐसा आएगा बॉडी को नीड पड़ेगी, ठीक है? हंगर स्ट्राइक भी कर ली, तो मतलब अगर नहीं करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप इन हॉस्पिटल, ठीक है? और डेथ भी हो सकती है कई बार। तो ये भी जानिए कि कैसे पता चलता है कि अगर कोई बंदा भूखा है या फिर उसने खाना नहीं खाया, तो वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चुप करके पीछे खाना खा रहा है? ऐसा हो सकता है ना कि चुप करके पीछे खाना खा रहा हो, सामने बोल रहा हो मैंने हंगर स्ट्राइक रखी है। तो इस चीज़ को हम कैसे पता लगाएँगे? तो ये चीज़ जानेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो उसको हम इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। फिर आता है लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कैसे हमारे हार्मोन्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। आपकी बॉडी को आपकी में कब आप मतलब हर चीज़ का हार्मोन है। लाइक आपका मूड कैसा है उस पे भी हार्मोन रेगुलेट करता है। आप डर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, सब आपका हार्मोन रेगुलेट करते हैं कि आप इस टाइम पे जिस स्टेट में हैं उसका उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हार्मोन्स का भी है। ठीक? तो ये कुल मिलाकर के मोटी-मोटी बातें हो जाएँगी और एक तरह से चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ऐसे हो रहा है, नाउ आई कैन रिलेट टू द थिंग्स ओके। और रटना नहीं पड़ेगा कुछ इस चैप्टर में अगर स्लाइड्स को फ़ॉलो करें और साथ में जो लेक्चर्स में छोटे-छोटे क्लिप्स हैं उसको फ़ॉलो करेंगे, तो इसके बाद रटना नहीं है कुछ भी और हर चीज़ का एक विज़ुअल इफ़ेक्ट आपके सामने मौजूद रहेगा। बस क्या करना है, आँखें बंद करनी है और फिर चेहरा नज़र नहीं आएगा, नज़र क्या आएगा? क्लिप्स जो कि इसकी हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं, चैप्टर्स तो ये कवर्ड हो जाएँगी इस चैप्टर में सारे। जिस एक बंदे की बात कर रहे थे अल्फोंसो कॉर्टी, ये अल्फोंसो कॉर्टी कौन बंदा है? तो इनका फ़ोटो डाला हुआ है एनसीईआरटी ने सबसे पहले, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इनका फ़ोटो डाला है तो इनका कोई अहम रोल होगा। तो काफ़ी पुरानी बात है आज से लगभग 200 साल होने वाले हैं, 2 साल बाद 200 साल हो जाएँगे इनको पैदा हुए। तो आज से 200 साल पहले की बात है ये इटली में पैदा हुए थे अल्फोंसो कॉर्टी और इनका थोड़ा-सा इंटरेस्ट बना कि चलो मैं थोड़ा-सा फिज़ियोलॉजी पे या वो ले रिसर्च करता हूँ या उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने की कोशिश करी रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स का देखा कि आखिर वो किस तरह से उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वर्क करता है और हम भी थोड़ा और डिटेल में इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे रेप्टाइल्स का देख लेंगे। जब हम लोग अपना वास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वो। कई बार ना एक उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि किस तरह से जब जो डेवलपमेंट वाला फैक्ट है कि डेवलपमेंट जो होता है, जो दिल होता है, दिल का डेवलपमेंट किस तरह से रेप्टाइल्स का या ह्यूमन्स का आपस में इंटरकनेक्टेड है। यू विल गेट टू नो वन दैट थिंग आल्सो और कई बार सुना होगा दिल में छेद वाली बात। नहीं सुनी तो कल हो ना हो जाके देखो, समझ आ जाएगा। तो उसपे मूवी बन चुकी है और शाहरुख खान की मूवी है ऑब्वियस सी बात है तो आधे इंडिया इस चक्कर में वो तो चीज़ जानता ही है। तो या सो वो दिल का छेद आखिर में बनता कैसे है? लाइक वो हो कैसे जाता है? क्या ये सब में होता है? तो वो एक चीज़ हम जानेंगे। तो ख़ैर इनको इंटरेस्ट आया हालाँकि जब तक वो मूवी नहीं बनी थी इनको पहले इंटरेस्ट आया। ओके। अ फिर बात आती है कि इनका इंटरेस्ट थोड़ा-सा जैसे कि कोई चीज़ में इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट आगे बढ़ता है आदमी का। लिहाज़ा इनका भी इंटरेस्ट आगे बढ़ा और इनका इंटरेस्ट मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ चला गया। ये सोचने लगे आखिर ऐसा क्या है कि आदमी बोलता है, वो तो नर्व इम्पल्स नहीं होती। आप कह रहे हैं कि जो मतलब लाइक कि किस तरह से आपकी जो भाषा है, जो आप बोलते हैं, वो आप कैसे बोल रहे हैं? आप यहाँ से बोल रहे हैं और बोलने के बाद आप पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा रहे हैं। अपने सामने जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन को ही आपकी कान रिसीव कर रहे हैं। तो कान के पास मस्ट बी देयर एन ऑर्गन जो कि इन वाइब्रेशन को रिसीव कर रहा है और उसको फिर प्रोसेस भी कर समझ भी रहा है, ठीक है? और समझ के ब्रेन तक भेज भी रहा है और ब्रेन उसको भी बता रहा है कि भाई साहब इसने क्या बोला? इसने आपकी तारीफ़ करी या आपकी बुराई करी है? ये आपके बारे में बात भी है या नहीं है? या फिर सिर्फ़ यही है कि किसी और के बारे में बात है बस हमको इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में, बिग बॉस देख रहे हैं। सो या तो ये नहीं करना। तो इसको देखना है तो अब ये जो आपके सिग्नल्स थे, जो आपकी वाइब्रेशंस थी, इस वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा नर्व इम्पल्स में। तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं, ठीक है? बेसिलर मेम्ब्रेन पे कॉक्लिया के। ये कॉक्लिया क्या है या ये आपका बेसिलर मेम्ब्रेन क्या है, ये हम जब उस चैप्टर पे पहुँचेंगे कोऑर्डिनेशन वाले पे तो हम उसको देख लेंगे। ख़ैर, तो इन्होंने कहा कि उसपे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका यही काम होता है कि ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं। किसको कन्वर्ट कर देते हैं? जो आपके वाइब्रेशनल सिग्नल्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर देंगे भाई साहब, आपके नॉर्मल
इसमें नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो इनका ना अब भाई साहब इन्होंने डिस्कवर किया तो अपने नाम पे तो नाम पड़ेगा इनका, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी उनका नाम है। खैर इनकी एक महदूद सी जिंदगी थी, 1888 में ये चले गए स्वर्गलोक। तो खैर, तो इनकी ज़िंदगी कितने साल की हुई है? 1822 से लेके 1888 तक, 1888 तक, आई थिंक कैलकुलेशन बेकार ना करूँ तो 66 साल, यस 66 इयर्स। तो या तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 66 इयर्स की ज़िंदगी थी। तो दिस वाज़ अबाउट हिम, और इनका फ़ोटो सामने रहा, ये हो रहा, ठीक है? ओके, इटालियन बंदा। ठीक है, इस टाइम पे इनके बारे में बात हो गई। अब आती है बात हमारे पहले चैप्टर की, जो हम जिससे स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर में क्या है और क्या-क्या हमें उसमें देखना है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन। डाइजेशन एब्ज़ॉर्प्शन इस यूनिट का पहला चैप्टर है, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 16th है, ठीक। और हम लोग अपनी क्लास में पहले की 3 यूनिट पढ़ चुके हैं। जो कि लेक्चर्स अवेलेबल भी है यूट्यूब पे, चैनल पे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है तो वो अपलोड हो जाएँगे। ठीक, तो कंटेंट क्या है इस चैप्टर का? आखिर पढ़ना क्या है? तो जो हमें पढ़ना है, पहली चीज़ पढ़नी है डाइजेस्टिव सिस्टम, कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? कैसा दिखता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम? क्या सब में सेम होता है या डिफरेंट होता है? चीज़ों को जानेंगे हम। हम ये देखेंगे कि ये आखिरकार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है ये सिस्टम। और इसमें क्या-क्या होता है, इसमें कैसे कैनाल्स होती हैं, इसमें कोई ग्लैंड्स होती हैं क्या? पूरा ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू लेंगे और इसकी लोकेशन भी देखेंगे। एनसीईआरटी ने ऑब्वियसली 2D इमेज बना सकती है, 3D इमेज नहीं बना सकती। बट वी हैव टू नो कि आखिर लीवर कहाँ पे होता है और पैनक्रियाज़ होते कहाँ पे हैं? क्या सब सामने ही सामने होते हैं? कौन-सा अंदर है, कौन-सा बाहर है? लाइक आई एम टॉकिंग इन ज़ेड डायरेक्शन आल्सो। सो वी विल लुक एट दैट आल्सो। डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका कोई काम होगा, तो उसका काम क्या होता है? जैसे चैप्टर का जो नाम है वो इसका काम है, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्ज़ॉर्प्शन। डाइजेस्ट कर लिया, उसको एब्ज़ॉर्ब करना है। तो डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, इसकी पूरा प्रोसेस कि कैसे डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? क्या मुँह में स्टार्ट हो जाता है, पेट में जाके स्टार्ट होता है? कौन-सी चीज़ कहाँ एब्ज़ॉर्ब होती है? क्यों आप कुछ टैबलेट्स को अपनी ज़बान के नीचे रख के खा लेते हैं? कुछ को ऐसे चबा के खा लेते हैं। लिम्सी को आप विटामिन सी को तो आप ऐसे ही खा लेते हैं। कुछ को आप अंदर एकदम गटक लेते हैं। आखिर ऐसा क्या है? ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग पता चलेंगी। और एक बात और याद आ गई थोड़ी-सी, जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि दवा हमें कड़वी ना लगे और जो मीठा है वो मीठा लग जाए। तो अगर आपको टेस्ट करना है कोई मीठी सी चीज़ तो आप सामने से यूँ टेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको मीठा-सा एहसास हो जाता है सामने, क्यों? क्योंकि टंग्स में जो आगे की तरफ रिसेप्टर होते हैं वो ज़्यादातर मीठे वाले होते हैं, है ना? और जो खट्टे वाले रिसेप्टर होते हैं पीछे की तरफ ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहें कि मुझे कोई क दवा कड़वी ना लगे, कड़वी चीज़ कड़वी ना लगे और अगर रिसेप्टर आगे की तरफ होते तो मज़ा आ जाता ना, हम उसको पीछे की तरफ रख लेते और गटक लेते, तो हमको तो पता ही नहीं चलता ये चीज़ कड़वी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक? तो असल में क्या है, रिसेप्टर पीछे की तरफ है थोड़े से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसके थ्रू होके जाना ही पड़ेगा। ज़्यादा रिसेप्टर है, मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे कोई मीठे के रिसेप्टर नहीं है, बट आई एम सेइंग कि ज़्यादा रिसेप्टर कड़वे वाले ज़्यादा होते हैं, मीठे वाले आगे की तरफ होते हैं ज़बान में। तो ख़ैर ये ऐसे ही याद आ गया। और इससे एक चीज़ और याद आ गई, जैसे कि किसी ने सुना है साइनाइड का टेस्ट पता करने का एक वो था कि लाइक लोग चाहते हैं कि साइनाइड का टेस्ट किया हो, और सुना है ना पॉइज़न होता है, जैसे खाया एकदम मर जाते हैं। तो आखिर यस, तो उसका टेस्ट पता करने की कोशिश की गई ना, तो कुछ साइंटिस्ट मरे भी हैं, उन्होंने क्या किया टेस्ट करने की कोशिश की, एक ने तो एस लिख दिया। अब एस से क्या मतलब है? बताओ? एस का मतलब स्वीट भी होता है, एस का मतलब सोर भी होता है, एस का मतलब सॉल्टी भी हाँ। होता है, तो क्या मतलब? ठीक, तो इसके आगे कोई लिखा नहीं, ठीक है? आई डोंट नो ये कहानी सच है या झूठ है, बट ये ऐसा कहते हैं कि एक ने एस लिख दिया, बट खैर जो भी है इंटरेस्टिंग है। तो खैर उसका टेस्ट हमको वैसे नहीं पता, कोई टेस्ट करके टेस्ट नहीं बता सकता। और अगर किसी को अब मैं तुम लोग को एक टास्क देता हूँ कि ये मुझे बताना है कि अगर किसी चीज़ का टेस्ट पता करना है, क्या बिना टेस्ट करे मैं टेस्ट पता कर सकता हूँ? क्या कोई मैं ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकता हूँ कि मैं टेस्ट पता कर सकूँ?
क्या मैं एआई के मॉडल, ऐसा कोई मॉडल बना सकते हैं? सोचना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। खैर, वहां नहीं पहुंचते, वापस आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। तो हमने टेस्ट पता किया डाइजेशन का, डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट और मजा आने वाला है। तो डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद कई बार डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं डाइजेशन, कभी पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, कभी लूज मोशंस हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी उल्टी आ रही है, और कभी डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ना। कभी अल्सर हो गया, सुना होगा। तो ये सब चीजें क्या है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और उसका इलाज भी क्या है देख लेंगे थोड़ा बहुत। तो छोटा मोटा पेट वेट दर्द की दवा ले सकते हो, वैसे डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना, बट या इतना पता होगा कि तुम कौन सी दवा ले रहे हो, डॉक्टर ने हमको क्या लिखा है और क्यों लिखा है ये चीज, ठीक है। और डॉक्टर बन जाओगे तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं, फिर अपना देखना, फिर लिखना दवा, ठीक है। खैर, यहाँ तक हो गई है कंटेंट की बात। कंटेंट के बाद जो पहला कंटेंट था हमें डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने आप को किनारे कर लूँ इस डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाने के लिए, इस साइड आ जाता हूँ। ओके, मैं हो गया किनारे। अ, दो चीजें हैं एनसीईआरटी में, 16.1 एंड 16.1.1 एंड 16.1.2 करके लिखा हुआ है। तो एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरी कैनाल है एलिमेंट्री। इसमें कौन कौन आते हैं, इस मतलब एक एलिमेंट्री कैनाल का क्या क्या पार्ट है, इसको देखना है हमको, एलिमेंट्री कैनाल को पूरी। दूसरा पढ़ना है हमको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कि आखिर कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और कुछ नहीं है। या तो कैनाल का पार्ट होगा या डाइजेस्टिव ग्लैंड का पार्ट होगा, ठीक। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एलिमेंट्री कैनाल, दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये कैसे करेगा मैकेनिज्म पे हम जाएंगे सेकंड पार्ट में, वही देखना है डाइजेशन होता कैसे है, यहाँ पे करता कौन है, फिर होता कैसे है, फिर क्यों होता है। ये तीन सवाल है ना। तो क्यों होता है मतलब उसका हम वो देखेंगे कि आखिर एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, एब्जॉर्प्शन पे चले जाएंगे क्यों हो रहा है, ठीक। तो these are the questions that we are going to address. I hope यहाँ तक समझ आया। हाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करते हैं। इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे पास, उसको अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी कैनाल आती है, तो स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ, जो कि एंटीरियर है, इस साइड है एंटीरियर, एंड एंड कहाँ होती है, एनस, दैट इज पोस्टीरियर। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो एंटीरियर माउथ टू पोस्टीरियर एनस तक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अंदर चलेंगे, जैसे कि स्टार्ट किया एलिमेंट्री कैनाल को, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है। बहुत सारे लोग को ये डाउट होता है कि एलिमेंट्री कैनाल आपकी ईसोफेगस से स्टार्ट होती है, कई लोग यहाँ से समझते हैं, ठीक। बट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट सबसे पहला जो है बक्कल कैविटी है, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, जिसमें कि जो आपका अंदर का मुंह है, ठीक। तो इसमें आता क्या है, इसमें आती हैं दो चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला दांत, दैट इज टूथ, टीथ आपके, जो कि किसी जॉ से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जॉ बोन रहती है और उस पे जॉ सॉकेट जो रहते हैं वो भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो वहां से कनेक्टेड रहते हैं। तो एक तो आते हैं आपके टीथ, दूसरे आते हैं आपकी जुबान, ठीक है, आपकी जबान कैसी है, ठीक। तो ये दो चीज हो गई। सो जो टूथ होता है वो एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इस चीज को हम थीको डोंट कहते हैं। एनसीईआरटी दो डोंट की बात करती है, ठीक है। कौन कौन से डोंट है, एक थीकोडोंट, एक डाइफायोडोंट, ठीक। तो इन डाइफायोडोंट क्या होता है, आप लोग ने नोटिस किया है कि हमारे दांत जो हैं वो दो बार निकलते हैं। एक बार बचपन वाले दांत जो कि मिल्क टीथ होते हैं, ठीक, वो गिर जाते हैं। उसके बाद एडल्ट टीथ, जिसको परमानेंट टूथ भी कहते हैं। सो ये जो दो सेट्स ऑफ टीथ हैं, इसी को क्या आता है, डाइफायोडोंट। और थीकोडोंट, दैट इज अबाउट द कि जॉ बोन में, जॉस बोन में जो ये आपके टूथ हैं वो कैसे एम्बेडेड है, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो एक फोटो है, कि कैसे से रीजन्स को थोड़ा और डिफाइन किया गया, चिक्स रीजन को, बक्कल रीजन में चिक्स रीजन को भी बताया गया है, इनर लिप्स,
आउटर लिप्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। गम्स क्या होते हैं, ये जो मसूड़े होते हैं, गम्स के बारे में बात की गई है। ये सब चीजें एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं करी, बट आपके बैक ऑफ द हेड में ये बात होनी चाहिए, गम्स भी पार्ट होता है इसका, और बाकी जो भी अंदर है वो सब इसी का पार्ट है। या आगे चलते हैं, एनसीईआरटी को डिस्कस करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दांत देखेंगे, टूथ। तो जो टूथ है वो कितने तरह के होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं। ओके, कौन कौन से? इंसीजर्स, खरगोश वाले दांत, आगे वाले जो दांत होते हैं इंसीजर्स, ऐसे कोई चीज तोड़ने के लिए कट से। कैनाइन, जो कि शेर वाले दांत, ठीक। वो क्या करते हैं, किसी कोई चीज चबानी है, कोई चीज खींचनी है, बोटी तोड़नी है, उस टाइप की चीजें, कैनाइन। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक। उसके पीछे प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये कितने होते हैं? तो टोटल 32 दांत होते हैं, 32 32 टीथ, ठीक है। अगर मैं मुंह को 4 पार्ट में बांट देता हूँ, कैसे? जैसे कि मैंने बीच से ऐसे बांटा और ऊपर नीचे को बांट दिया, तो 4 पार्ट हो गए ना, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, तो 4 पार्ट में बांट देते हैं। तो हर एक पार्ट में कितने दांत आए? 8। 8 इंटू 4 32। तो वो 8 का फॉर्मूला क्या होता है, वो 8 किस फॉर्मूले में होते हैं? सो दैट इज 2123, 2123 बाय 2123, ये डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। ये एंड व्हाट इज दिस 2123? तो आप खुद से गिन सकते हैं, आपके पास क्या है, देखिए 2 दांत होते हैं, पहले इंसीजर्स होते हैं 2 दांत, है ना, फिर एक कैनाइन होता है 21, फिर 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। मोलर इन जनरल अभी गिन रहे होंगे, अगर 11th क्लास का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके 3 मोलर ना हो, 2 मोलर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे विजडम टूथ कहते हैं बाद में निकलता है, ठीक है, विद एज निकलता है, और कई बार उसमें दर्द भी होता है। तो दर्द का रीजन पता है? या दर्द का रीजन होता है कि अगर स्पेस नहीं बची, क्योंकि निकलना है और आपके जॉ बोन में या जॉ सॉकेट में या पीछे स्पेस नहीं बच रही है निकलने की, तो कई बार क्या होता है, वो पुश करेगा दूसरे दांत को, उसे निकलना होगा, वो निकलने की कोशिश करेगा, पुश करेगा, बिकॉज ऑफ दैट आपको पेन महसूस होगा, और तो फिर क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, है ना। या जनरली पेन किलर दे देते हैं डॉक्टर्स इसके लिए। तो या यहाँ तक बात हो गई आपकी टूथ की। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, जो कि पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा गया है, 2123 का, कितने टाइप्स के टीथ हैं ये याद रखना है, ठीक। अच्छा, हर एक चीज, हर एक दांत का अलग अलग काम है, और ये उसकी शेप से खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे चबाना है तो कहाँ पीछे चबाते हैं ना, क्योंकि वो देखिए उसके ऊपर थोड़ा सा वो है, बेस है, जिससे आप ये चबा मेस्टिकेट कर सकते हैं फूड को, ठीक। तो चबाना है तो मेस्टिकेट करना है, तो उसके लिए पीछे आपके पास मोलर है, तो प्री मोलर है, मोलर है, उसकी हेल्प से करेंगे आप। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टूथ। अच्छा, अब एक बात आती है कि ये जो दांत है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ लोग मतलब लाइक एनेमल, डेंटिन और फलाना ढिमकाना की बात करते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं आखिर होता क्या है। तो जो यहाँ देखिए क्या होता है कि जो दांत है अपना, तो ये एक वीडियो देखते हैं, इसमें देखेंगे कि आखिर टूथ के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो जो हर एक टूथ है उसके 4 पार्ट होते हैं। तो उसमें से एक पार्ट है जो आपको आउटर पार्ट दिख रहा है, दैट इज विजिबल टू यू, और एक इनर रूट होती है जो कि विजिबल नहीं होता। जब दांत का फोटो देखते हैं तो हम ऐसा देखते हैं ना, पूरा फोटो, फिर ये सोचते हैं कि हमने देखा तो ऐसे है, लेकिन अंदर से ऐसे रहता है। कभी दांत तोड़ा हो तो दिखा होगा जब मिल्क निकलता है तो। अब इसमें 4 पार्ट, कौन कौन से 4 पार्ट हैं देख लेते हैं इन चारों को। पहला पार्ट आपका इनेमल, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, व्हाइट व्हाइट पार्ट। अंदर होता है डेंटिन। डेंटिन का क्या काम होता है? डेंटिन लिक्विडेट पार्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। आप कुछ खा रहे हैं तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो एक तरह से एब्जॉर्बर होता है, ठीक। इसके नीचे एक और पार्ट होता है, पल्प जो रीजन होता है, ये पल्प ही रीजन होता है जहां से खून जो है, मतलब जो ब्लड है यहाँ पे, क्योंकि वेसल्स होती हैं इसके अंदर, तो ब्लड वगैरह जो निकलता है वो इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं, सेंसेशन इसीलिए होती है। और जो लास्ट पार्ट होता है वो सीमेंटम होता है, जो कि इसको कवर करके रखता है, नीचे का पार्ट। और किससे कवर करता है ये सीमेंटम? जब जॉ बोन में एम्बेडेड होना है, तो जॉ बोन में एम्बेडेड करने का इसका रोल होता है। तो ये 4 पार्ट हैं जो कि हमको याद रखने हैं। फिर हमने बात कर ली दाँत की। दाँत के बाद एक लास्ट पार्ट बचता है जो बक्कल कैविटी में एनसीईआरटी बात करती है, वो है टंग।
जो टंग है वो कैसा ऑर्गन है? पहली बात मस्कुलर ऑर्गन है। पहली बात याद रखनी, फ्रीली मूवेबल है कि आराम से हम किधर भी साइड मूव कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके मूव कर सकते हैं। टंग को फ्रीली मूवेबल ऑर्गन होता है टंग। टंग जो है वो अटैच होता है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। साफ साफ लिखा है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का फ्लोर है, उसके ऊपर टंग है, तो इसके फ्लोर से कनेक्टेड है बाय फ्रेन्यूलम। तो नीचे की तरफ है फ्रेन्यूलम। तो यहाँ पे एक फोटो बनाया है जो कि टंग है, टंग के नीचे ये जो पार्ट है फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग, जिससे कि ये अटैच है, फ्लोर से अटैच रहती है टंग। ओके। अपर सरफेस ऑफ, अच्छा अब जो नीचे के सरफेस में नहीं, अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस। इसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, इसको हम पेपिला कहते हैं, और ये टेस्ट बड्स होती हैं। तो ये टेस्ट बड्स क्या टेस्ट में हेल्प करती हैं। जब आपने कुछ खाया तो उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सोर है या सॉल्टी है, ये बात बताने का काम यही टंग करती है। ठीक, तो टेस्ट बड्स होती हैं यहाँ पे तीनों जगह पे। खैर, तो ये टंग के बारे में बात हो गई। एनसीईआरटी ने टंग के बारे में इससे ज्यादा कोई बात नहीं करी है। एनसीईआरटी ने बस इतनी बात करी कि टंग और टीथ के बारे में, कि टूथ क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और आपके लिए एनसीईआरटी से बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है, थोड़े बहुत मैंने बता दिए हैं। नीट में भी बाहर नहीं जाएगा और बोर्ड्स में भी यही लिख के आना है। तो फिलहाल यहाँ तक के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे हम, वो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स में हम लोग इस वीडियोस को बनाएंगे, और जो नेक्स्ट देखेंगे वो हम लोग ओरल कैविटी के नीचे चलेंगे, या ईसोफेगस से नीचे चल के देखेंगे उसके बाद क्या क्या ऑर्गन्स हैं, या क्या क्या आपके एलिमेंट्री कैनाल के और कौन कौन से पार्ट्स हैं, और वो किससे कंपोज्ड है, और उनका क्या रोल होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सो कीप वॉचिंग।